जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा करीब में आ गई है। आज 20 तारीख हो गए और 6 और 7 सितंबर को आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। तो उस परीक्षा के क्रम में अब हम लोग विषय वाइज मैराथन क्लास देख रहे हैं, जिसमें आज आप लोग देखेंगे पॉलिटी सेक्शन से। मित्रों, मैराथन क्लास है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। टॉप 200 यानी 200 MCQ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना विलंब के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 है मित्रों, भारतीय संविधान को किसने लायर्स पैराडाइज कहा था? लायर्स पैराडाइज मतलब वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था मित्रों? जॉन स्ट्रेची ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या आई मुनरो ने, या फिर ग्रानविल ऑस्टिन ने? किसने कहा था मित्रों? तो लायर्स पैराडाइज भारतीय संविधान को कहा है जॉन स्ट्रेची ने। आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान कौन से देश के संविधान से अधिक प्रभावित है मित्रों? अमेरिका से, या ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड से, या फिर रूस से? तो मित्रों, आपको याद होगा 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आता है कहाँ से? ब्रिटेन से। और इससे लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों का त्यों ही लिया गया है। इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? तो ब्रिटेन यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, या 9 दिसंबर 1950, या फिर 15 अगस्त 1947, या 26 नवंबर 1949? तो मित्रों, संविधान सभा की पहली बैठक की बात हो रही है और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई थे मित्रों, ये ध्यान रखना है। इन्हें अस्थाई अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान को कैसा संविधान कहा गया है? कठोर, या फिर लचीला, या कठोर व लचीला दोनों, या फिर कोई नहीं? तो मित्रों, जो भारतीय संविधान है ये कठोर भी है और लचीला भी है। ना पूरी तरीके से कठोर है, ना ही पूरी तरीके से लचीला है। इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है। अभी मैंने आपको अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष दोनों के बारे में बताया है। अस्थाई अध्यक्ष क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या पंडित नेहरू जी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सरदार पटेल? कौन थे मित्रों अस्थाई अध्यक्ष? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस तिथि को मित्रों? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? मतलब भारतीय प्रस्तावना में पहले मित्रों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन संविधान के इस प्रस्तावना में कौन से संशोधन से जोड़ा गया? 42वां से, या 44वां, या 24वां, या फिर 61वां? तो मित्रों 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत
क्या हुआ मित्रों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। मूल रूप की बात हो रही है मित्रों, 395 या 396 या 389 या फिर 400। कुल कितने अनुच्छेद हैं मित्रों? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर देखा जाएगा तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है। अब इसके लेकिन जब संविधान बना था मित्रों तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं, बाकी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो मित्रों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था, लागू नहीं हुआ था, अंगीकार हुआ था, बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1950 को मित्रों लागू हो गया और 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके संविधान से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये किसके संविधान से प्रेरित है मित्रों? आयरलैंड से या अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से या फिर रूस से। कहाँ से मित्रों? तो जब बात होती है प्रस्तावना की तो प्रस्तावना जो प्रेरित है मित्रों ये है कहाँ से? तो ये है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की बात हो रही है, संविधान सभा में कुछ समितियां भी बनाई गई थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। कौन थे मित्रों? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को सर्वोच्च मान्यता देता है। मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान को सबसे अधिक मान्यता देता है? अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? तो इसमें जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 ये भारतीय संविधान को सबसे अधिक मान्यता देता है, सर्वोच्च मान्यता देता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि किस देश से भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली को भारत ने कौन से देश से अपनाया मित्रों? अमेरिका से या ब्रिटेन से या रूस से या फिर कनाडा से। तो मित्रों संसदीय प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से अपनाया है। और बता दें जैसे अपने यहाँ संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, ऐसे ब्रिटेन के संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्वीन हैं। तो आपका बी वाला विकल्प मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। भाई संविधान सभा की बैठक हो गई, संविधान बन करके तैयार हो गया, संविधान लागू भी हो गया, लेकिन कितने सदस्य थे? 299 या 389 या फिर 395 या 250। तो मित्रों संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 389 थी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान को संविधान निर्माण की विश्व कोशीय परंपरा किसने कहा? मतलब भारतीय संविधान को संविधान निर्माण की विश्वकोशीय परंपरा क्या ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा, या डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, या फिर पंडित नेहरू ने कहा, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा? किसने कहा है मित्रों? तो संविधान निर्माण की विश्वकोशीय परंपरा इसे कहा है ग्रानविल ऑस्टिन ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है मित्रों कि संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? भाई बन गया, लागू हो गया, लेकिन अपनाया कब? 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1949, या 9 दिसंबर 1946, या फिर 15 अगस्त 1947? तो मित्रों जब लागू पूछा जाएगा तो 26 जनवरी होगा, और जब पूछा जाएगा कि अपनाया कब या अंगीकार कब किया या अंगीकृत कब किया गया तो होगा 26 नवंबर 1949, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? भाई भारत राज्यों का संघ है, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, या अनुच्छेद 2, या फिर अनुच्छेद 3, या फिर अनुच्छेद 4? कौन से अनुच्छेद में कहा गया मित्रों? तो भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का भाग माना गया? भाई प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से मामले में माना गया? केशवानंद भारती केस, या फिर गोलकनाथ केस, या फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, या फिर शंकरी प्रसाद केस? मतलब एक मामला ऐसा आया था जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो था मित्रों केशवानंद भारती केस। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कौन सी योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ मित्रों? कैबिनेट मिशन योजना, या फिर माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना, या फिर शिमला समझौता? कौन सी योजना के अंतर्गत हुआ था मित्रों? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मित्रों? सर्वाधिक लंबा संविधान है, या फिर कठोरतापूर्ण है, या फिर लचीलापन है, या फिर एकल संविधान है? संविधान की, भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है मित्रों वो ये है कि ये सर्वाधिक लंबा संविधान है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्याय शब्द किससे प्रेरित है? मतलब कौन से देश से जो न्याय शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया मित्रों? अमेरिका से लिया गया है, या रूस से लिया गया है, या फिर आयरलैंड से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है? तो मित्रों जो यहाँ संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की बात हुई है ये रूस से लिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार कहा गया मित्रों? अनुच्छेद 14, या फिर अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 52, या फिर अनुच्छेद यानी प्रस्तावना में? मतलब किसके अंतर्गत कहा गया मित्रों? तो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है प्रस्तावना के अंतर्गत मित्रों। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। भैया सदस्य कुल कितने थे, तो कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे, लेकिन इसमें से महिलाएं कितनी थीं, 10 या 12 या फिर 15 या फिर 20। तो मित्रों महिला सदस्यों की जो संख्या रही है वो कितनी रही है, तो महिला सदस्यों की संख्या 12 रही है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी मित्रों, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर। तो मित्रों जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 वाली, 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था मित्रों, इसलिए आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में ये चीज़ हुआ था। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी क्यों चुनी गई। भाई 26 जनवरी ही क्यों चुना गया इसको लागू करने की तिथि, गणतंत्र दिवस की शुरुआत के लिए या फिर स्वतंत्रता दिवस की याद के लिए या पूर्ण स्वराज्य पारित होने का दिन है या फिर संविधान सभा की बैठक की तारीख है। तो मित्रों जो मतलब 24वां प्रश्न है, यानी कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया, इसका मतलब है कि इसी दिन पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस दिन को यादगार बनाए रखें, इसलिए उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी की ही तिथि को चुना। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा की कितनी समितियां थीं। मतलब संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, 7 या फिर 10 या फिर 13 या फिर 22। कितनी बनी थी मित्रों, तो संविधान सभा की जो समितियां थीं वो कुल मिलाकर के मतलब छोटी बड़ी उप समिति सब मिलाकर के 22 समितियां बनी थी मित्रों। कितनी समितियां बनी थी, तो 22 समितियां मिली थी। डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा। मुख्य रूप से 7 समिति थी। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख कहाँ किया गया है। मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख कहाँ पर है मित्रों, तो क्या ये मौलिक अधिकारों में है या नीति निर्देशक तत्वों में या प्रस्तावना में या फिर मौलिक कर्तव्यों में। तो मित्रों इसका जो उल्लेख है ये प्रस्तावना में किया गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि संघीय प्रणाली को भारतीय संविधान में किस रूप में माना गया है। मतलब संघीय प्रणाली को किस रूप में माना गया है मित्रों, केंद्रीकृत संघीय प्रणाली या विकेंद्रीकृत संघीय प्रणाली या फिर अर्ध संघीय प्रणाली या फिर एकात्मक प्रणाली। तो मित्रों जो संघीय प्रणाली है इसे अर्ध संघीय प्रणाली माना गया, मतलब ना पूरी तरीके से संघीय नहीं माना गया है, अर्ध संघीय प्रणाली माना गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 352। तो मित्रों जो अनुच्छेद 124 है ये किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया, 7वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। मित्रों पंचायती राज की बात हो रही है और पंचायती राज व्यवस्था
किसमें शामिल किया गया है, कौन सी अनुसूची में? तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है मित्रों, और 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय है। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है मित्रों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976, या 44वां संशोधन 1978, या फिर 52वां संशोधन 1985, या फिर 61वां संशोधन 1989? कौन से संशोधन से जोड़ा गया मित्रों? तो संविधान सभा के मतलब जो संविधान में है वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 से, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से पहले मित्रों एक बार ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए। चलिए, लाइक और शेयर करना है मित्रों, तो सभी लोग एक बार कर दीजिए जिससे मज़ा आ जाए। 31वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है? न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, या न्यायाधीश का कार्यकाल 70 वर्ष है, या फिर न्यायाधीश को हटाना कठिन प्रक्रिया है, या फिर न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाता है? कौन सा है मित्रों? तो प्रश्न संख्या 31 का जो सी वाला विकल्प है, न्यायाधीश को हटाना कठिन प्रक्रिया से इसको क्या किया गया है? स्वतंत्र कर दिया गया न्यायपालिका को। अर्थात न्यायपालिका को कोई ऐसे नहीं हटा सकता किसी भी जज को, उसके लिए क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया चलती है, यानी कि बहुमत होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या ब्रिटेन से लिया गया, या आयरलैंड से, या फिर अमेरिका से, या फिर जर्मनी से? तो मित्रों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 तक हो चुका। 33वां देखते हैं, और 33वां कह रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन किस श्रेणी में आता है? जब समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सी श्रेणी में आएगा मित्रों? मौलिक अधिकार में, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मौलिक कर्तव्य में, या प्रस्तावना में? तो मित्रों समान काम के लिए समान वेतन जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संशोधन से आया मित्रों? 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या 52वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन? धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात हो रही है, और ये कहाँ जोड़ा गया है? तो ये मित्रों जोड़ा गया है प्रस्तावना में, और जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन से 1976 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? देखिए अध्यक्षता नहीं पूछी गई, बुलाने की बात की गई है। तो कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति? तो मित्रों जब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाना होता है तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? संघीय प्रणाली की कौन सी विशेषता है मित्रों? एकल नागरिकता, या द्वैध नागरिकता, या समान नागरिकता और समान कानून, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? कौन सी विशेषता है मित्रों? तो यहाँ पर संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है एकल नागरिकता। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है? कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? अनुच्छेद 352,
या अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी। तो मित्रों 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। और यही तीनों अनुच्छेद क्या करते हैं, राष्ट्रपति को पावर देते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी सही विकल्प हो जाएगा मित्रों डी वाला उत्तर आपका। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मित्रों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 48A है या 51A है या अनुच्छेद 52 है या फिर अनुच्छेद 356 है। तो मित्रों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मित्रों संवैधानिक दर्जा मिला है। 42वां या फिर 44वां या फिर 73वां या फिर 74वां। तो मित्रों पंचायती राज की बात होगी तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो मित्रों अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अर्थात समानता का अधिकार सुनिश्चित कौन करता है, अनुच्छेद 14 ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है मित्रों कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई है मित्रों, 1947 में या 1950 में या 1952 में या फिर 1955 में। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1950 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र या फिर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या धार्मिक स्वतंत्रता या फिर न्यायपालिका को सशक्त बनाना। डीपीएसपी क्या है मित्रों, तो जो डीपीएसपी है इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेंगे मित्रों, लोकसभा सदस्य या फिर राज्यसभा सदस्य या निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री। तो मित्रों इसमें अगर देखा जाए राष्ट्रपति के शासन में मतलब चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के मतलब लोकसभा, विधानसभा और समस्त राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होंगे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मित्रों कि मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन से संशोधन में ये बात किया गया कि मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता है। 24वां या फिर 42वां या 44वां या 52वां। तो मित्रों इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा 44वां संशोधन हुआ है इसमें मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसकी बात की गई है। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था। सत्यनारायण समिति या सरकारिया आयोग या पंछी आयोग या फिर साहा आयोग। तो मित्रों केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 46 और 46 से पहले मित्रों एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10 हैं या 12 हैं या फिर 14 हैं या फिर 8 हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं मित्रों? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मित्रों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का या संविधान का या फिर संघीय व्यवस्था का या फिर उपरोक्त सभी का? तो मित्रों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण करता है, संविधान का भी करता है और संघीय व्यवस्था का भी करता है, इसलिए ये इन सभी का करता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है मित्रों कि किस अनुच्छेद में भारत एक संघ है कहा गया है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 5? तो मित्रों भारत एक संघ है, इसे कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का एक संघ है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध लागू होती है? जो महाभियोग है मित्रों ये किसके विरुद्ध लागू होगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो मित्रों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लागू होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? कौन से वर्ष में मित्रों संविधान सभा की स्थापना हुई थी? 1946 में या 1947 में या 1948 में या 1950 में? तो मित्रों संविधान सभा की स्थापना होती है 1946 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है मित्रों? अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19? तो मित्रों संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है मित्रों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन से संशोधन से? 44वां संशोधन या 42वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? तो मित्रों इसमें जो आपका 42वां संशोधन हुआ है 1976 में, इसी के तहत क्या हुआ है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है मित्रों कि मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है मित्रों मौलिक कर्तव्यों का विचार? अमेरिका से या सोवियत संघ USSR से या फिर ब्रिटेन से या फिर आयरलैंड से? तो मित्रों मौलिक कर्तव्यों की बात होगी तो इसे लिया गया है सोवियत संघ USSR अर्थात रूस से। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है मित्रों? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना या फिर कर का भुगतान करना या फिर संविधान का पालन करना या फिर भारत की संप्रभुता की रक्षा करना? इसमें से कौन सा नहीं मित्रों? तो इसमें कर का भुगतान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है, संविधान का पालन करना ये भी है और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना ये भी है।
प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी, अर्थात जब इसे जोड़ा गया तो मूल रूप से इसमें कितनी थे, 10 था या 11 थे या 12 थे या फिर 9 थे। तो मित्रों जब इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। ये मूल रूप से पूछा है तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से 11 करता है। कौन से संशोधन से होता है मित्रों, 44वां संशोधन या 86वां संशोधन या 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो मित्रों जो 86वां संशोधन है सन 2002 में होता है ये संशोधन, और इसके तहत एक मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है मित्रों कि 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अतिरिक्त कर्तव्य कौन सा है। मतलब अतिरिक्त कर्तव्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना या माता पिता का सम्मान करना या फिर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। तो मित्रों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है मित्रों कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5 या फिर भाग 9। तो मित्रों जो संविधान में डीपीएसपी है, डीपीएसपी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है मित्रों कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से या फिर आयरलैंड से या फिर अमेरिका से या फिर जर्मनी से। तो मित्रों जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों 60, प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के होते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कैसे होते हैं, बाध्यकारी होते हैं या न्यायिक होते हैं या फिर अकार्यवाही होते हैं या फिर मौलिक अधिकार जैसे होते हैं। तो मित्रों जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये अकार्यवाही है, मतलब इनको आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, और 61 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। 60 प्रश्न हो चुके हैं। संविधान का किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य समाजवाद, समानता और न्याय स्थापित करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है मित्रों, अनुच्छेद 36 में है या अनुच्छेद 37 में है या फिर अनुच्छेद 38 में है या अनुच्छेद 39 में है। तो मित्रों अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि राज्य समाजवाद, समानता और न्याय स्थापित करेगा। प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। मतलब समान काम के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है मित्रों, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 डी या फिर अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 43। तो मित्रों अनुच्छेद 39 डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित करने का निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन से अनुच्छेद में है मित्रों, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41। तो मित्रों अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। ये किसके अंतर्गत आता है भाई? न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये किस चीज के अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के तहत, या मौलिक अधिकार के तहत, या संविधान की प्रस्तावना के तहत, या फिर मूल कर्तव्य के तहत? तो मित्रों, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये बात आती है किसके अंतर्गत? डीपीएसपी के अंतर्गत। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उच्चतम न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद से मित्रों? अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 214, या फिर अनुच्छेद 226? तो मित्रों, उच्चतम न्यायालय का गठन की बात अगर करें तो ये अनुच्छेद 124 में किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अर्थात कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या 40 वर्ष, या फिर 45 वर्ष? तो मित्रों, न्यूनतम आयु सुप्रीम कोर्ट के जज की जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 कह रहा है मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, अर्थात वे रिटायर कब होंगे? 60 वर्ष पर, या 62 वर्ष पर, या फिर 65 वर्ष पर, या 70 वर्ष पर? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है मित्रों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी हो? तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी ऊपर वाले में पूछा गया था उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ उच्च न्यायालय पूछा गया है मतलब हाई कोर्ट। क्या 60 वर्ष पर रिटायर होंगे, या फिर 62 वर्ष, या 65 वर्ष, या 68 वर्ष? तो मित्रों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये 62 वर्ष पर होंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष पर होंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी वाला, बी फॉर बॉम्बे। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 कह रहा है मित्रों कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कौन है? संसद है, या राष्ट्रपति है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर प्रधानमंत्री हैं? तो मित्रों, संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 कह रहा है मित्रों कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार क्या संसद के पास है, या फिर राष्ट्रपति के पास है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है? तो मित्रों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास में, अर्थात कोई भी चीज़ है तो उसका व्याख्या अस्पष्ट है तो उसे स्पष्ट करेगा सर्वोच्च न्यायालय। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है मित्रों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है मित्रों? जनता करती है, या संसद करता है, या निर्वाचन मंडल करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है? तो मित्रों, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये निर्वाचन मंडल करता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिमूवल, या फिर इम्पीचमेंट, या फिर डिसमिसल, या रिजाग्नेशन? तो मित्रों, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? संसद करता है, या राष्ट्रपति करते हैं, या फिर लोकसभा करती है, या सुप्रीम कोर्ट करती है?
प्रधानमंत्री के चयन की बात हो रही है मित्रों, तो प्रधानमंत्री का जो चयन है ये राष्ट्रपति करते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, या मंत्रिपरिषद, या फिर संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो मित्रों ध्यान दीजिए, केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य नहीं करता बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है मित्रों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी मित्रों? राष्ट्रपति के प्रति, या लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति, या फिर संसद के प्रति। तो मित्रों सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 तक हो चुका है मित्रों। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य है लेकिन उसकी संघीयता अद्वितीय है। यह किसने कहा? यह कहा कि भारत एक संघीय राज्य है लेकिन इसकी संघीयता अद्वितीय, अर्थात इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या फिर के.एम. मुंशी ने कहा, या फिर वी.एन. राव ने कहा। तो मित्रों भारत एक संघीय राज्य है लेकिन उसकी संघीयता अद्वितीय है, ये कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है मित्रों कि भारत का संघीय ढांचा किस देश के संविधान से प्रभावित है? अमेरिका, या फिर ब्रिटेन, या फिर कनाडा, या फिर फ्रांस। किससे संबंधित है मित्रों? बात हो रही है संघीय ढांचा की, और संघीय ढांचा किससे है? तो संघीय ढांचा है मित्रों कनाडा से। कनाडा से है। सी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए संसदीय प्रणाली किससे है? तो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से। और संघीय ढांचा किससे है? तो संघीय ढांचा है मित्रों कनाडा से। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है मित्रों? अनुच्छेद 245 से 263 तक, या अनुच्छेद 250 से 270 तक, या अनुच्छेद 200 से 240 तक, या अनुच्छेद 280 से अनुच्छेद 300 तक। केंद्र राज्य संबंध की बात हो रही है मित्रों, और ये आपका है अनुच्छेद 245 से 263 तक। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है मित्रों कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष में, या 5 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में, या फिर 10 वर्ष में। कितने वर्षों में होता है मित्रों? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है मित्रों कि वर्तमान समय में अर्थात 2025 में वित्त आयोग कौन सा है? ये कौन सा वित्त आयोग है? मतलब 13वां है, या 14वां है, या फिर 15वां है, या फिर 16वां है। तो मित्रों इस समय 15वां वित्त आयोग अभी है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है मित्रों कि जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी यानी डीएम, या फिर पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी, या फिर तहसीलदार, या फिर कलेक्टर। तो मित्रों जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है जिला अधिकारी यानी कि डीएम साहब होते हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है मित्रों कि जिला अधिकारी किस सेवा से संबंधित होता है? कौन सी सेवा से संबंधित होते हैं मित्रों? राज्य सेवा, या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा, या फिर न्यायिक सेवा, या फिर लेखा सेवा।
तो मित्रों जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं ये IAS होते हैं, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवादार होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न संख्या 83 कह रहा है पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण किसके पास होता है? DM के पास, या SP के पास, या विधायक के पास, या फिर राज्यपाल के पास? तो मित्रों पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण होता है SP साहब के पास में, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 243 या 244 या 245 या फिर 246? मित्रों त्रिस्तरीय की बात हो रही है कि 3 स्तर किसके अंतर्गत है? तो 3 स्तर की बात की गई है अनुच्छेद 243 के तहत। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85 कह रहा है मित्रों पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, या फिर 44वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन, या फिर 74वां संशोधन? मित्रों पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है और पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ा गया है ये 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों नगर पालिकाएं किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं? नगर पालिका की बात हो रही है 72वां संशोधन, या फिर 73वां संशोधन, या फिर 74वां संशोधन, या फिर 75वां संशोधन? तो मित्रों जब बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पंचायती राज की तो 73वां से है, और नगर पालिका की बात करेंगे तो 74वां संशोधन से है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, प्रश्न संख्या 87 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? बलवंत राय मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति, या गजेंद्रगढ़ समिति, या फिर राव समिति? किस समिति के सिफारिश पर लागू हुई है मित्रों पंचायती राज व्यवस्था? तो ये हुआ है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, प्रश्न संख्या 88 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? कितना प्रतिशत है मित्रों? 25%, या फिर 33%, या 40%, या फिर 50%? महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है मित्रों तो ये 33% है। कुछ राज्यों ने इसे बढ़ा करके 50% कर दिया है, लेकिन जो केंद्र का है यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून है उसके अंतर्गत 33% ही है। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 कह रहा है मित्रों कि भारत में पहला पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? उत्तर प्रदेश, या बिहार, या फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र? तो मित्रों राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले इसे 2 अक्टूबर को लागू किया गया था 1959 में, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख क्या जिला कलेक्टर होता है, या फिर सांसद होते हैं, या अध्यक्ष अर्थात जिला परिषद चेयरपर्सन होते हैं, या फिर विधायक होते हैं? तो मित्रों जिला परिषद का प्रमुख होते हैं अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद चेयरपर्सन। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 प्रश्न हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और आप इसे शेयर भी करते रहें जोरदार तरीके से। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है कि ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में मित्रों ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243A, या 244, या 245, या फिर 246? तो मित्रों अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है मित्रों कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
महापौर यानी मेयर साहब, या फिर जिलाधिकारी साहब, या मुख्यमंत्री, या फिर सांसद। कौन होता है मित्रों? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो महापौर होते हैं, मेयर होते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है मित्रों कि न्याय पंचायत किस स्तर पर काम करती है? न्याय पंचायत क्या ग्राम स्तर पर काम करती है, या फिर मध्य स्तर पर, या जिला स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर? तो मित्रों न्याय पंचायत जो होती है ये ग्राम स्तर पर काम करती है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहें मित्रों? मौलिक अधिकार को, या फिर डीपीएसपी को, या फिर प्रस्तावना को, या फिर न्यायपालिका को? तो मित्रों अगर बात करें संविधान की आत्मा तो इसे कहा गया है प्रस्तावना को। कुछ लोगों ने, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को कहा है, और गांधी जी ने किसे कहा है? मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 को कहा है। तो आप मौलिक अधिकार वाला सही करेंगे अगर दोनों है तो। दोनों अगर है तो इसमें सही करेंगे। अंबेडकर जी ने भी अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का कुंजी कहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 कह रहे हैं कि संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य को, या फिर अनुच्छेद 32 को, या फिर डीपीएसपी को, या फिर संसद को? तो संविधान का हृदय, देखिए आत्मा की जब बात आएगी तो संविधान का आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, लेकिन हृदय की बात आएगी तो मौलिक कर्तव्य होगा, क्योंकि जब मौलिक कर्तव्य होगा तभी आत्मा जीवित रह सकती है। भाई बहुत आपको अधिकार तो पता है अपने, लेकिन कर्तव्य नहीं पता है तो फिर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है संविधान का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? डीपीएसपी को, या मौलिक अधिकार को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर प्रस्तावना को? मित्रों संविधान के आधार स्तंभ की बात हो रही है और ये कहा जाता है मूल अधिकार को। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है मित्रों कि संविधान का रक्षक अर्थात गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? कौन है मित्रों? राष्ट्रपति हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर संसद है? तो मित्रों संविधान का रक्षक कौन है? तो संविधान का रक्षक जो है यह है सर्वोच्च न्यायालय। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों कि संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? मतलब संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या करने वाला कौन है? संसद है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर राष्ट्रपति महोदय हैं, या लोकसभा है? तो मित्रों संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है मित्रों कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस परिस्थिति में हो सकता है? मतलब कौन सी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है? राष्ट्रपति चुनाव के समय, या आपातकाल की स्थिति में, या बजट प्रस्तुति के समय, या फिर प्रधानमंत्री के आदेश से? तो मित्रों जब कभी आपातकाल की स्थिति बनती है तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन सभी का नहीं, कुछ अनुच्छेद उसमें बच जाते हैं। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है मित्रों कि डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व की न्यायिक प्रकृति क्या है? बाध्यकारी है, या गैर न्यायिक है, या फिर मौलिक अधिकारों के समान है, या कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है? तो मित्रों ये डीपीएसपी की जो प्रकृति है ये गैर न्यायिक है, मतलब इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 136, या अनुच्छेद 143, या अनुच्छेद 226? तो मित्रों उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 126 के तहत किया गया है।
ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। 102 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी होती है? 60 वर्ष या फिर 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 68 वर्ष। मित्रों, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है, और ये होती है 65 वर्ष। ये लोग 65 वर्ष पर रिटायर होते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है मित्रों कि न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से प्राप्त हुई है? न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति कहाँ से लिया गया मित्रों? ब्रिटेन से, या अमेरिका से, या फिर फ्रांस से, या फिर कनाडा से। तो मित्रों, जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है इसे भारत ने अमेरिका से लिया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। 104 कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार, या समानता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो मित्रों, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की गई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। प्रश्न संख्या 105। 105 कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, या उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति, या फिर संसद की विशेष शक्ति, या फिर राष्ट्रपति की शक्ति। तो मित्रों, अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 तक का हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे आप लोग शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की बात हो रही है मित्रों, और ये करते हैं राष्ट्रपति महोदय। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107। 107 कह रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, या मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य, या फिर नीति निर्देशक तत्व। तो मित्रों, अभी मैंने बताया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108। 108 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद से मित्रों समानता के अधिकार की बात की गई है? अनुच्छेद 12 से 18, या अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 23-24, या फिर अनुच्छेद 32। तो मित्रों, मूल रूप से समानता का अधिकार 14 से 18 है, जो कि 12 से 18 के बीच में आ जाता है। इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। 109 कह रहा है मित्रों कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 40वां संशोधन, या 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या फिर 46वां संशोधन। तो मित्रों, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110। 110 कह रहा है मित्रों कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है, या फिर 9 है, या 10 है, या 11 है। वर्तमान में पूछा गया है मित्रों, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ, या अनुच्छेद 230 से 240, या अनुच्छेद 300 से 311, या अनुच्छेद 350 से अनुच्छेद 360। तो मित्रों,
अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का पंचायती राज व्यवस्था है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 72वां संशोधन या 73वां संशोधन या 74वां संशोधन या फिर 75वां संशोधन? तो मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है मित्रों कि नगर पालिका किस संशोधन से जोड़ी गई है? 71वां संशोधन या 72वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन? तो मित्रों, नगर पालिका जोड़ी गई है 74वां संशोधन के द्वारा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? कौन सा था मित्रों? बिहार था या राजस्थान था या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को कितने विषयों पर अधिकार प्राप्त हुए हैं? 19 विषय या 21 विषय या 27 विषय या फिर 29 विषय? तो मित्रों, पंचायती राज संशोधन से 73वें संशोधन से इन्हें 29 विषय पर अधिकार प्राप्त हुए हैं। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है मित्रों कि ग्राम सभा किस अनुच्छेद में परिभाषित है? कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा परिभाषित है मित्रों? अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 260? तो मित्रों, ग्राम सभा जो है इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 243 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है मित्रों, नगर पालिकाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक या फिर अनुच्छेद 250 से 260 तक या अनुच्छेद 300 से 311 तक या अनुच्छेद 350 से 260 तक? तो मित्रों, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक क्या शामिल है? ये आपका नगर पालिकाओं का प्रावधान शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है मित्रों कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 72? तो मित्रों, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 61 के तहत। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है मित्रों कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य? तो मित्रों, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध वर्णित है? भाग 4 या भाग 5 या भाग 11 या फिर भाग 14? कौन से भाग में है मित्रों? तो ये है भाग 11 में। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 तक का हो चुका है मित्रों। एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। लाइक शेयर सभी लोग करते रहें जोरदार तरीके से। 121 कह रहा है कि संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश से ग्रहण किया? ब्रिटेन से। संघीय प्रणाली की बात हो रही है मित्रों। संघीय प्रणाली क्या ब्रिटेन से
या अमेरिका से या फिर कनाडा से या फिर रूस से? तो मित्रों भारत ने संघीय प्रणाली प्राप्त किया है कनाडा से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष या 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? कितने वर्षों के अंतराल पर होती है मित्रों? तो वित्त आयोग की नियुक्ति होती है 5 वर्ष के अंतराल पर। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 281 या अनुच्छेद 282 या फिर अनुच्छेद 283? तो मित्रों जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होती है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा? संसद करेगी या चुनाव आयोग करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा या फिर लोकसभा करेगा? तो मित्रों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1951 में या 1976 में या 1978 में या फिर 1985 में? तो याद कीजिए मित्रों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949? तो मित्रों संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, राजेंद्र प्रसाद थे या बी.एन. राव थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो मित्रों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? कौन से भाग में वर्णित है मित्रों? भाग 2 में या भाग 3 में या भाग 4 में या फिर भाग 5 में? मूल अधिकार की बात हो रही है मित्रों और मौलिक अधिकार वर्णित है भाग 3 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है मित्रों आपातकाल की घोषणा? अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365? तो मित्रों जब वित्तीय आपात की बात होगी तब 360 होगा, राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो 356 होगा और आपातकाल की बात होगी तो अनुच्छेद 352 होगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है कि वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आपातकाल क्या 352 से है या 356 से है या 360 से है या फिर अनुच्छेद 368 से है? तो मित्रों 352 आपातकाल है, 356 वित्त आपातकाल है और 356 नहीं है,
356 राष्ट्रपति शासन है, 352 क्या है, आपातकाल है, और 360 है आपका वित्त आपात, और 368 है संशोधन के, संविधान संशोधन की बात इसमें की गई है। तो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 कह रहा है मित्रों कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। कुल कितने प्रकार की आपात स्थिति की बात की गई है मित्रों, 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5। तो मित्रों 3 प्रकार की आपात स्थिति की बात की गई है। एक तो आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है मित्रों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संसद करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है मित्रों, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। 370 क्या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है, या शिक्षा का अधिकार है, या अनुसूचित जनजाति अधिकार है, या फिर पंचायत अधिकार है। तो मित्रों अनुच्छेद 370 जो है ये आपका किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अर्थात यदि किसी को फांसी की सजा हो जाए तो उसे क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ये कौन से अनुच्छेद में है मित्रों, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 76। तो मित्रों क्षमा याचना का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा या दोनों सदन या फिर केवल प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है मित्रों, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये दोनों सदनों के द्वारा होता है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 और 136 से पहले मित्रों आप लोग एक बार क्लास को फिर से लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे चेतना बनी रहे और सभी लोग जुड़ते रहें। 136 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच.जे. कन्हैया या एम.सी. महाजन। यहाँ मित्रों हरिलाल हो गया, जबकि हीरालाल होना चाहिए, हीरालाल जे कानिया या बी.पी. सिन्हा। तो मित्रों इसमें जो हीरालाल जे कानिया हैं, सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगाया गया था। कौन से राज्य में मित्रों पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, केरल में या फिर पंजाब में या राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो मित्रों पहली बार लगाया गया था केरल में लगाया गया था। आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है मित्रों कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा की बात हो रही है मित्रों, 220 या फिर 238 या फिर 250 या फिर 270। तो मित्रों राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 या 520 या 540 या 552। तो मित्रों अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको CAG कहा जाता है कि नियुक्ति कौन करता है, संसद या फिर राष्ट्रपति
या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मित्रों राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष या संसद के समक्ष या प्रधानमंत्री के समक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो मित्रों इनकी जो रिपोर्ट होती है ये संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद की अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष या 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। कितने वर्षों तक का बढ़ाया जा सकता है मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद का? तो अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 या 11 या 12 या फिर 15। तो मित्रों संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 रही है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 289 या 299 या फिर 311 या फिर 325। कुल कितने सदस्य थे मित्रों? तो इसमें 299 थे। ध्यान रखना, अभी आप लोग कहेंगे कि सर जी कुछ देर पहले आपने 389 बताया था। 389 ये उस समय का था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उस समय 299 सदस्य ही रह गए। तो इसलिए ऐसे प्रश्न में आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था मित्रों? 2 वर्ष 5 माह 11 दिन या 2 वर्ष 10 माह 18 दिन या 3 वर्ष 1 माह 10 दिन या फिर 3 वर्ष 11 दिन। तो मित्रों कितना समय लगा था आप लोगों का बता दीजिए खटाखट। तो इसमें मित्रों 45 में आपका 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। मित्रों यहाँ पर 11 माह होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 10 माह नहीं था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये मिसप्रिंट हुआ है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगर यहाँ पर 11 कर दें तो। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा था? क्वासी फेडरल किसने कहा मित्रों? केसी वेयर ने या ग्रोव्स ने या फिर गेटेल ने या जेम्स मिल ने। तो मित्रों केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल कहा था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ केसी है, यहाँ क्वासी है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। हाँ बिल्कुल। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? कैसा संविधान है? संघात्मक है या एकात्मक है या संघात्मक व एकात्मक दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो मित्रों भारत का संविधान जो है ये संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से या आपातकाल से या वित्त आयोग से या फिर चुनाव आयोग से? तो मित्रों 368 जो है ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची पूछ रहा है मित्रों, 10 है या 11 है या 12 है या फिर 13 है? तो मित्रों अनुसूची की अगर बात करेंगे तो अनुसूची वर्तमान में 12 है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
या फिर राजेंद्र प्रसाद या पंडित गोविंद वल्लभ पंत, कौन थे मित्रों? तो इसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों हम लोग 150 प्रश्न कर चुके हैं और अब तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर किए हैं तो दोबारा से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली पूछ रहा है मित्रों अमेरिका से या ब्रिटेन से या आयरलैंड से या फिर रूस से। तो मित्रों संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152, प्रश्न संख्या 152 कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है मित्रों? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, या संविधान का पालन करना, या समान नागरिक संहिता लागू करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो मित्रों ये सारी चीज़ें में से कौन सा एक ऐसा मौलिक कर्तव्य, कौन सा एक ऐसा है जो मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं है? तो मित्रों समान नागरिक संहिता लागू करना ये मौलिक कर्तव्यों की सूची में नहीं है। आप लोगों का सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिशंसा यानी इम्पीचमेंट, या निलंबन, या फिर अवकाश ग्रहण, या हटाव अधिनियम, क्या कहलाता है मित्रों? तो इसे अभिशंसा यानी कि इम्पीचमेंट कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 कह रहा है संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? भाग 3 या भाग 4 या भाग 5 या फिर भाग 9। तो मित्रों मौलिक अधिकार कहाँ पर हैं? मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला मित्रों? 1950 में, या 1976 में, या 1992 में, या फिर 2000 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है मित्रों 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन से 1992 में मिलता है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां या 42वां या फिर 44वां या फिर 52वां। तो मित्रों अगर हम बात करें कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन से, और ये आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है मित्रों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है मित्रों? न्यायपालिका को मजबूत बनाना, या आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, या फिर संसद की सर्वोच्चता। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य मित्रों आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 कह रहा है मित्रों कि भारत में संघीय प्रणाली किस प्रकार की है? कठोर संघीय है, या शिथिल संघीय है, या अर्ध संघीय है यानी क्वासी फेडरल, या फिर परिसंघीय है। तो मित्रों जो संघीय प्रणाली है भारत में ये क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159 पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मित्रों 1950 में हुई, या 1949 में हुआ, या 1952 में हुआ, या 1947 में हुआ।
तो मित्रों इस सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये हुआ है 1950 में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 160 कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्र से संबंधित है? पंचायत समिति या जिला परिषद या फिर नगर पालिका या फिर ग्राम सभा। तो मित्रों अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या है, नगर पालिका जो है ये शहरी निकाय से यानी शहरी क्षेत्र से संबंधित है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 161 161 कह रहा है मित्रों कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था मित्रों? ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर माउंटबेटन के द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो मित्रों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162 162 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से कौन सी अमेरिकी संविधान से लिया गया है? इसमें से कौन सा ऐसा विशेषता है मित्रों जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार या संघीय शासन प्रणाली या फिर न्यायिक पुनर्वीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये सभी चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163 163 कह रहा है मित्रों कि जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य क्या है? न्याय वितरण या कानून व्यवस्था बनाए रखना या पंचायतों की देखरेख या फिर शिक्षा व्यवस्था। जिला मजिस्ट्रेट की बात हो रही है मित्रों और जिला मजिस्ट्रेट का कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 164 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज संस्थाओं की 3 स्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति या गाडगिल समिति या राव समिति। तो मित्रों 3 स्तरीय प्रणाली की जो अनुशंसा है ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 165 कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है? केवल नागरिकों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मित्रों जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल और केवल नागरिकों के लिए दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166 और 166 से पहले मित्रों अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़ोरदार तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या है। भारत में न्यायपालिका की किस प्रकार की है? कैसी न्यायपालिका है मित्रों? संघीय है या फिर स्वतंत्र है या एकीकृत है या फिर ए व सी दोनों है? तो मित्रों न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है, इसलिए ए और सी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 167 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है मित्रों। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, कौन करता है मित्रों? तो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 168 कह रहा है मित्रों 168 कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं माना गया है? ये मौलिक अधिकारों से अलग है या फिर संसदीय सर्वोच्चता के कारण या कार्यपालिका की स्वतंत्रता के कारण
या यह केवल नैतिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। किस कारण से हुआ ऐसा मित्रों? तो यह कैसा है मित्रों? 168 का यह केवल नैतिक मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 कह रहा है मित्रों कि भारत एक संघ है परंतु राज्यों का संघ नहीं। यह कथन किसने दिया मित्रों? डॉक्टर अंबेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो मित्रों ये कथन दिया है कि भारत एक संघ है परंतु राज्यों का संघ नहीं। ये कथन दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, या मौलिक अधिकार को, या फिर नीति निर्देशक तत्व, या न्यायपालिका। तो मित्रों संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 कह रहा है मित्रों कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को सलाहकार अधिकार यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 131, या अनुच्छेद 143, या अनुच्छेद 148, या फिर अनुच्छेद 132। तो मित्रों अनुच्छेद 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172 कह रहा है मित्रों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है मित्रों? ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड से, या अमेरिका से, या कनाडा से। नीति निर्देशक सिद्धांत मित्रों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संशोधन, या 52वां संशोधन। तो मित्रों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 कह रहा है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किससे प्रतिस्थापित होती है? किस चीज़ से प्रतिस्थापित होती है मित्रों? संसदीय संप्रभुता से, या फिर न्यायिक समीक्षा से, या फिर राष्ट्रपति की शक्ति से, या राज्यपाल की नियुक्ति से। तो मित्रों न्यायिक समीक्षा से भारतीय संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संसद में उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपसभापति का चुनाव किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा सदस्य के द्वारा, या उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो मित्रों लोकसभा सदस्यों के द्वारा संसद के सभापति और उपसभापति अर्थात लोकसभा के सभापति और उपसभापति का चुनाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास होती हैं? राज्यों के पास, या केंद्र सरकार के पास, या राष्ट्रपति के पास, या फिर राज्यपाल के पास। तो मित्रों जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं ये केंद्र सरकार के पास भारतीय संसदीय प्रणाली में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक, अनुच्छेद 300 ए, या अनुच्छेद 256 से 263, या फिर अनुच्छेद 110 से 120। तो मित्रों अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक में पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 178 कह रहा है
भारत एक संघ है राज्यों का। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये कथन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो मित्रों कहाँ पर है ये? अनुच्छेद 1 में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179। 179 कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार होता है? 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? कितने वर्षों में होता है मित्रों वित्त आयोग का गठन? तो 5 वर्षों में एक बार होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180। 180 कह रहा है मित्रों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या राज्यपाल या फिर संसद? तो मित्रों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181। 181 कह रहा है कि जिला प्रशासन में पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? जिला न्यायाधीश या जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट या फिर पंचायत प्रमुख? किसके हाथों में होता है मित्रों? तो जिला में पुलिस की बात हो रही है। तो पुलिस की जो बल होता है मित्रों ये किसके पास में होता है? तो ये होता है जिला मजिस्ट्रेट के पास में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182। 182 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 32 में या फिर अनुच्छेद 21 में? समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है मित्रों? तो यह है अनुच्छेद 44 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 182 प्रश्न हो चुके हैं मित्रों। एक बार सभी लोग अब जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए कि एकदम से मज़ा आ जाए। और बस लास्ट सेशन पर चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? मतलब मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है मित्रों? लीला सेठ या फिर फातिमा बीबी या फिर इंदिरा बनर्जी या फिर अभी तक कोई नहीं? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है मित्रों। तो अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बना है। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अभी कोई भी महिला नहीं बनी है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 184 पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति या फिर गाडगिल समिति या ठाकुर समिति? तो मित्रों पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा है ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185। प्रश्न संख्या 185 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास या राष्ट्रपति के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास? मतलब अगर इसे निलंबित करना है तो कौन करेगा मौलिक अधिकारों का निलंबन? तो राष्ट्रपति करेगा मित्रों। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186। 186 कह रहा है मित्रों कि भारत में संघ राज्य संबंधों की देखरेख कौन करता है? संघ राज्य संबंधों की देखरेख क्या प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या फिर संसद करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है? कौन करता है मित्रों? तो इसकी देखरेख राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187। 187 कह रहा है मित्रों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का कार्यकाल होता है लोकसभा का? 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो मित्रों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 188। 188 कह रहा है मित्रों कि जिला प्रशासन में राजस्व वसूली का उत्तरदायित्व किसका होता है? राजस्व वसूली कौन करता है? जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट
या पंचायत प्रमुख? तो मित्रों राजस्व वसूली का कार्य होता है जिला मजिस्ट्रेट महोदय का। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189। 189 कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, या जर्मनी से, या फिर अमेरिका से, या फिर फ्रांस से? आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया मित्रों? तो ये लिया गया है जर्मनी से। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 190। 190 कह रहा है मित्रों कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? पंजाब से, या जम्मू कश्मीर से, या नागालैंड, या फिर सिक्किम? तो मित्रों अनुच्छेद 370 जो था ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191। 191 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किससे संबंधित है? राज्यों के बीच विवाद से, या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, या चुनाव संबंधी विवाद, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव? किससे संबंधित है मित्रों? तो ये राज्यों के बीच विवाद से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192। 192 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने, या केसी वेयर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने? क्वासी फेडरल मतलब अर्धसंघीय, और इसे अर्धसंघीय कहा था केसी वेयर ने मित्रों। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193। 193 कह रहा है मित्रों कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन, या फिर 74वां संशोधन? तो मित्रों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वें संशोधन से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194। 194 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, या निर्वाचक मंडल के द्वारा, या संसद के चुनाव द्वारा, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से? तो मित्रों राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 195। 195 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है मित्रों? संसद के पास, या राष्ट्रपति के पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास, या राज्यपाल के पास? तो मित्रों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 196। 196 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अधिकार नहीं हो सकता मित्रों? समानता का अधिकार, या जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार? तो मित्रों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निलंबित नहीं किया जा सकता है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197। 197 कह रहा है मित्रों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है मित्रों? प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति? तो मित्रों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198। 198 कह रहा है मित्रों कि राज्यसभा के लिए सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की बात हो रही है। 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 21 वर्ष? तो मित्रों अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु को पूरा करना होगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199।
199 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट क्या 60 वर्ष पर रिटायर होते हैं, या 62 वर्ष पर, या फिर 65 वर्ष पर, या 70 वर्ष पर। तो मित्रों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर होते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200। प्रश्न संख्या 200 कह रहा है कि भारत में संघीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। द्विसदनीय विधानमंडल, या शक्तियों का विभाजन, या राष्ट्रपति प्रणाली, या फिर समान नागरिक संहिता। तो मित्रों कौन है इसमें? संघीय प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 200 प्रश्नों की सीरीज को देख लिया है, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट्स और इसे अपने मित्रों के पास शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इन प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। अगला टॉपिक कौन सा दिया जाए ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।